अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुर्रज़ाक खट्टी। हफ्ते और इतवार की दरमियानी शब बलूचिस्तान के ज़िला मच के एक इलाके में कोयले की कान पर एक मुसल्लह अफराद ने हमला किया और वहां 10 अफराद को पहले शनाख्त किया कि वो कौन से मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं। उसके बाद पहले उनकी आंखें बांधी गईं, उसके बाद हाथ पांव बांधे गए, फिर उन्हें कत्ल किया गया और ये भी इतलात हैं कि उनमें से कुछ लोगों को ज़बह भी करके शहीद किया गया। आज 3 दिन हो चुके हैं। उन तमाम 10 अफराद की जो मैयतें हैं उन्हें कोयटा के अंदर हज़ारा बिरादरी के हज़ारों अफराद ने सड़क पर रखकर धरना दे दिया है। और इस सारी सूरत हाल में जो सबसे दर्दनाक पहलू है इस पूरे वाक़े का वो ये है कि इसमें 18 साल का एक ऐसा नौजवान भी मौजूद था जिसकी 6 बहनें हैं और वो अकेला ख़ानदान का ऐसा फ़र्द था जिसे शहीद कर दिया गया। और अब उसकी 6 बहनों ने यह ऐलान किया है कि हमारे घर में अपने भाई को कंधा देने के लिए कोई भी मर्द नहीं बचा, अब हम ही बहनें जो हैं वो अपने भाई को कंधा देकर उसे जो है वो लहद में उतारेंगी। लेकिन इस धरने की वजह से कोयटा में जो आसपास की सूरत हाल है मअतल हो चुकी है। लेकिन इस पूरी सूरत हाल का जो दर्दनाक पहलू है वो ये है कि वहाँ के आज हज़ारा के रहनुमा ताहिर हज़ारा ने एक दर्दनाक किस्म का खिताब किया है। हम कोशिश करेंगे कि आज उसका तकरीबन कोई उसके अहम जो क्लिप हैं वो आपको सुनाएं भी सही, दिखाएं भी सही। लेकिन इस सारी सूरत हाल के अंदर जो सबसे अहम पहलू है वो ये है कि अपोजिशन की जमातें कौमी असम्बली का इजलास रिक्यूज़ेट क्यों नहीं करती जब मुल्क में ऐसी सूरत हाल बन चुकी है। प्रोग्राम में आगे बढ़ने से पहले हमारे जो नए देखने वाले हैं मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें और प्रोग्राम जब देख चुकें तो अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें ताकि आने वाले दिनों में हम इस प्रोग्राम को मज़ीद बेहतर कर सकें। पहले आते हैं इस बात के ऊपर कि हज़ारा के उन लोगों के साथ क्या हुआ और ताहिर हज़ारा ने जो बातें की हैं वो क्या की हैं। पहले आइए देखते हैं इस 5 मिनट के क्लिप को। हमने मुख्तसर किया है, कोशिश की है कि उसकी अहम चीज़ें आपको दिखाएं। और वो ताहिर हज़ारा वाज़े तौर पर हुकूमत के साथ साथ मौलाना फजल रहमान जो PDM के सरबराह हैं उनको अपील कर रहे हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी को अपील कर रहे हैं, आर्मी चीफ को भी अपील कर रहे हैं। पहले आप ये सुने कि वो क्या कह रहे हैं। जनरल बाजवा साहब, मैं सदर पाकिस्तान को कुरान का वास्ता देता हूँ कि बंद करो ये साजिशी थ्योरियों का इस्तेमाल। मैं कौमी असम्बली के अरकान पार्लियामेंट को कहता हूँ, खुदा के लिए ये कुरान का वास्ता देता हूँ कि बंद करो। मैं मौलाना फजल रहमान और PDM के तमाम जमातों को कहता हूँ, मौलाना फजल रहमान साहब, हमें जो खुदा की ज़मीन हम पर तंग कर दी गई है, मौलाना फजल रहमान साहब इसका नोटिस ले। बिलावल भुट्टो जरदारी, मैं आपको कुरान का वास्ता देता हूँ, हमारे कत्लेआम का नोटिस ले। सरदार वेंगल साहब, आपको कुरान का वास्ता देता हूँ। डॉक्टर मालिक साहब, आपको कुरान का वास्ता देता हूँ। गवर्नर बलूचिस्तान, वज़ीर आला बलूचिस्तान, चारों सूबाई असम्बलियों के अरकान और उनके गवर्नरों और वज़ीर आला को कुरान का वास्ता देता हूँ। यहाँ जो जंगी सियासत शुरू की गई है इसको खत्म करो। मैं ISI के चीफ को कहता हूँ कुरान का वास्ता है। मैं MI के चीफ को कहता हूँ ये कुरान में कुरान का वास्ता दे रहा हूँ। हम गरीब लोग हैं, हमारे लोग नाने शबीना के मोहताज हैं, हमें कुर्बानी का बकरा मत बनाओ। हम तुम्हें वार्निंग देते हैं। जनरल बाजवा साहब, कोर कमांडर बलूचिस्तान कोयटा, ये कुरान का वास्ता देकर कहता हूँ, हमें मच्छर हमारा खून मजीद मत बहाओ। हमारे पास कहने को बहुत कुछ है, हमें मजबूर न किया जाए। अक़वामी कानून हमें जिंदा रहने का हक देता है, कल ऐसा न हो। मैं आज इसको वार्निंग देता हूँ आपके सामने, ये कुरान की कसम खा कर कहता हूँ, अगर इसके बाद किसी अदारे की लाश गिराई गई
तो फिर हम पूरी दुनिया के लोगों से ये अपील करेंगे, लोगों से ये कहेंगे कि वो बाहर निकले और ये नारा लगाए कि पाकिस्तान की रियासत दहशतगर्द है। ताहिर हजारा की ये तकरीर आपने सुनी। मुल्क में इसके साथ साथ लोगों के साथ क्या हो रहा है, यानी महंगाई ने, बिजली की कीमतों में इजाफे ने क्या क्या किया है लोगों के साथ। इस सिलसिले में आजकल सेनेट का इजलास भी अपोजिशन की जानिब से रिक्वेस्ट किया गया है और ये इजलास चेयरमैन नैब की जो कारगुजारियां हैं, नैब इदारे की जो कारगुजारियां हैं, अपोजिशन ने इस हवाले से ये इजलास बुलाया है। लेकिन इस इजलास में बहुत सारे मामला जो हैं वो ज़ेर बहस हैं। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक, जिनका ताल्लुक नून लीग से है, उन्होंने मुल्क के अंदर जो महंगाई है उसमें जो बिजली की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हुआ है, PIA के एक मुलाजिम ने अपनी जो राम कहानी उनके साथ बयान की थी। हम कोशिश करते हैं कि पहले उसको मुख्तसर करके आपको सुनाएं ताकि आपको अंदाज़ा हो कि मुल्क में एक तरफ जिस तरह लोगों को कत्लेआम किया जा रहा है, कोई दाद फरियाद नहीं, दूसरी जानिब अगर सफ़ेद पोश लोगों के साथ ये हालात हैं तो दूसरे लोगों के साथ क्या होता होगा। पहले ये वीडियो क्लिप देखें। मैं एक PIA के काउंटर पे था, कुछ अरसे की बात है, क्या था, तो मैंने उसको कहा कि भाई जरा सीट अच्छी दे दो। उसने कहा सीट तो अच्छी दे देता हूं, मेरी पहले बात सुन लो एक। तो मैंने कहा जी फरमाइए। लगे कि मैं भाई यहां पे काम करता हूं, मुझे 18-20 साल हो गए हैं, इज्जतदार आदमी हूं, MA पास किया हुआ है, सफेद पोश हूं। मैं कल सुबह उठा कुछ दिन पहले तो मैंने देखा कि मेरी अम्मा कपड़े इस्त्री कर रही। मैं हर वक्त हिसाब लगाता रहता हूं कि बिजली की कीमत इतनी बढ़ गई है कि कहीं ऐसा ना हो कि 300 यूनिट से ज्यादा हो जाए और बिजली की कीमत जो है वो 10-8 रुपए से बढ़ के 14-18 रुपए हो जाए और मैं दे ना पाऊं। तो मैं भागा गया, महीने का आखिर था, वो बिल्कुल वो 280-90 यूनिट हो चुके थे। मैंने अपनी अम्मा का हाथ पकड़ लिया और मैंने अम्मा से कहा कि अम्मा मुझे कपड़े दे दो, अब्बा के कपड़े वो इस्त्री कर रही थी, मैं बाजार से करवा लाता हूं क्योंकि हमारा बिल बढ़ जाएगा। तो उसने कहा, मैंने मुड़ के देखा तो मेरी अम्मा की आंखों में आंसू थे और उन आंसुओं में वो ये कह रही थी कि मैंने तुम्हें इस दिन के लिए बड़ा किया, मैंने तुम्हें इस दिन के लिए बड़ा किया कि एक दिन मैं तुम्हारे बाप के कपड़े जो मैं 50 साल से इस्त्री करती आ रही हूं, इस्त्री करने के लिए उठूंगी और तुम मेरे हाथ पकड़ लोगे। इस दिन के लिए हमने तुम्हें बड़ा किया। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक की आपने बात सुनी। पहले हम हज़ारा कम्युनिटी की तरफ आते हैं कि इस बिरादरी को सिर्फ इस बुनियाद पर बलूचिस्तान के अंदर निशाना बनाया जाता रहा है। उनके सैकड़ों लोगों को इसलिए शहीद किया गया कि उनका मसलक शिया है। पाकिस्तान के अंदर एक बड़े अरसे से शिया आबादी के खिलाफ और इसी तरह उनके जो मुखालफिन हैं उनके खिलाफ और जो दीगर मसलक के साथ लोग ताल्लुक़ रखते हैं, वक्त ब वक्त मुख्तलिफ़तों की शय पर इन लोगों के खिलाफ कार्रवाइयाँ होती रही हैं और जिन लोगों को बेगुनाह कत्ल कर दिया जाता है उन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं होता और उन्हें इस बात का पता भी नहीं होता कि उन्हें क्यों कत्ल किया जा रहा है। आप अंदाज़ा कर लें कि मच में जिन 10 कारकुनों को शहीद किया गया उनकी पहले आंखें बांधी गईं, हाथ पांव बांधे गए, उनकी शनाख्त पूछी गई, उसके बाद उन्हें मारा गया। और इसी तरह माजी में भी हमने देखा कि किस तरह बसों से उतार कर लोगों के शनाख्ती कार्ड देखकर इस मुल्क के अंदर लोगों को कत्ल किया गया सिर्फ इस वजह से कि उनका मसलक जो था वो उनके मसलक जैसा नहीं था जो कातिल थे। ये सारी सूरत हाल हमें बताती है कि इस सारे मामले का हल सियासी है, पॉलिसी के साथ ताल्लुक़ रखता है। जब तक पाकिस्तान की रियासत अपने रवैयों पर नज़रसानी नहीं करती, इस सारे मामले का हल अगर वो ऑपरेशन के ज़रिए निकालना चाहती है तो इसका ये हल तो आर्जी ज़रूर है, लेकिन इसका मुस्तकिल हल सियासी हल है और उसका सियासी हल सियासी कुव्वतों को बिठाकर ही निकालना पड़ेगा। इस सारी सूरत हाल के अंदर जो सबसे अहम बात है कि ताहिर हज़ारा ने पहली बार अपोजिशन की जमातों को मुखातिब करके कहा, उन्होंने मौलाना फजल रहमान का नाम लिया, उन्होंने कहा कि वो इस सारे मामले में आए, मुदाखलत करें। उन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी का नाम लिया। इसी तरह उन्होंने मुल्क के जो दीगर ओहदेदार हैं, सियासी जमातें हैं, उनका नाम ले लेकर उन्हें पैगाम दिया, उनसे फरियाद की कि वो आएँ, कोई किरदार अदा करें
انہوں نے وزیر اعظم عمران خان سے بھی اپیل کی کہ وہ اس ساری صورتحال میں کردار ادا کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی وارننگ دی کہ اب اگر ہماری نسل کشی ہوتی رہی تو ہم خود ہتھیار اٹھائیں گے اور دنیا کو بتائیں گے کہ پاکستان کی جو ریاست ہے وہ خود دہشت گرد ہے۔ ظاہر ہے کہ جب آدمی کی ساری چیزیں ہاتھ سے چلی جاتی ہیں تو وہ آخری حد تک چلا جاتا ہے، اور پاکستان میں مختلف قوموں کے ساتھ، مختلف لوگوں کے ساتھ، مختلف مسلک کے لوگوں کے ساتھ ایسا ہی ہوتا رہا ہے، اور ہم دیکھتے رہے ہیں کہ جب بھی ان کے ساتھ ہوا پھر ان کو داد فریاد تھوڑی دیر سنی گئی، ان کے ساتھ وعدے وعید کیے گئے، انہیں کہا گیا کہ آئندہ آپ کے ساتھ ایسی زیادتی نہیں ہوگی، لیکن دن گزرتے ہیں، ماہ گزرتے ہیں، اس کے بعد پھر وہی منظر دہرایا جاتا ہے، وہی احتجاج ہوتا ہے، لیکن قتل عام کا یہ سلسلہ بند نہیں ہوتا۔ میں آج آپ کے ساتھ یہ بات اس لیے کرنا چاہ رہا تھا کہ پاکستان کے 22 کروڑ لوگوں کا نمائندہ ایوان قومی اسمبلی ہے۔ حکومت کا حال یہ ہے کہ اس نے پہلے دن سے اس ایوان کو نہ کوئی عزت بخشی، نہ کوئی توقیر بخشی۔ جو اس ایوان کا تقدس ہے، اس نے کبھی اس کی کوشش نہیں کی کہ اس ایوان کے تقدس کو نہ صرف بحال کیا جائے بلکہ اس میں اضافہ کیا جائے۔ ہم نے یہ دیکھا ہے اس سارے 2.5 سالوں کے عرصے کے دوران کہ انہوں نے جتنی کوشش کی ہے اس کے تقدس میں کمی کی ہے، لیکن ان حالات میں جب پاکستان کے اندر قتل عام کا سلسلہ جاری ہے، لوگوں کی مہنگائی نے کمر جو ہے وہ توڑ کر رکھ دی ہے، لوگوں کے پاس داد فریاد کا کوئی راستہ نہیں بچا، اپوزیشن کو اس موقع پر چاہیے کہ وہ فوری طور پر قومی اسمبلی کے اجلاس کو ریکوزیٹ کریں، تاکہ یہ وہ سارے معاملات ہیں جو مختلف ٹی وی چینلز پر تو ڈسکس ہوتے ہیں لیکن قومی اسمبلی کے ایوان میں ڈسکس نہیں ہو رہے، اور یہ اب اپوزیشن کی ذمہ داری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے اہم بات ہے، ہزارہ برادری کے ساتھ اس بار جو کچھ ہوا ہے وہ میڈیا میں رپورٹ نہیں ہو رہا، کیونکہ ہم ہمیشہ مسلط کی چادر اوڑھ کر اپنی گردن مٹی میں دبا کر حقائق سے فرار حاصل کرنے والے لوگ ہیں، ہمیں سچائی کا سامنا کرنے کی ہمارے اندر جرت نہیں ہے۔ یہی سبب ہے کہ میڈیا کے اوپر وہ چیزیں نہیں دکھائی جا رہی، حالانکہ آئی ایس ایس اس ساری کارروائی کی ذمہ داری قبول کر چکی ہے، پاکستان کے اندر اس کی کارروائیاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ اس ساری صورتحال کے اندر اگر ملک کی ایک بہت بڑی شیعہ آبادی کو اس طرح بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا تو اس کا بھی اس ملک کو بہت نقصان ہوگا۔ نہ صرف اس ملک کو نقصان ہوگا لیکن اس ملک کے اندر رہنے والے مختلف جو لوگ ہیں، یہ وہ سارے کلر ہیں جو اس ملک کو بناتے ہیں، ان کو بھی نقصان ہوگا۔ تو میں اس پروگرام کے توسط سے ملک کی اپوزیشن کی جماعتوں سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ وہ فوری طور پر قومی اسمبلی کا اجلاس ریکوزیٹ کریں۔ اس بات سے انکار نہیں کہ لیڈر آف اپوزیشن شہباز شریف صاحب اس وقت جیل میں ہیں، نون لیگ کے پارلیمانی لیڈر خواجہ آصف جیل میں ہیں، لیکن نون لیگ کی باقی قیادت، پاکستان پیپلز پارٹی کی باقی قیادت، جے یو آئی کی جو قیادت ہے، وہ باقی سارے لوگ جو ہیں وہ اس اجلاس کو ریکوزیٹ کر سکتے ہیں تاکہ ملک کے لوگوں کو پتہ چلے کہ اپوزیشن کے جو لوگ جنہوں نے اجلاس کو ریکوزیٹ کیا، اجلاس ہو اور اس میں پاکستان کے عوام کو، جو پاکستان کے عوام کا نمائندہ فورم ہے، اس پر یہ بات سامنے آئے کہ پاکستان کے لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ مہنگائی نے کھانا خراب کر دیا ہے، چینی کی قیمتوں میں پہلے ہی اضافہ ہو چکا تھا، پھر ایک بار لالی پاپ دیا گیا کہ 81 روپے کی چینی کی قیمت آ گئی ہے، آج پھر یہ خبریں آئی ہیں کہ وہ 90 روپے سے اوپر بڑھ گئی ہے۔ آٹے کی قیمتوں میں کمی نہیں ہو رہی، کھانے پینے کی اشیاء مہنگی ہوتی جا رہی ہیں۔ یہ وہ سارے معاملات ہیں جن کا تعلق براہ راست عام آدمی سے ہے۔ تو میں ان سے گزارش کرتا ہوں خدا را اس ملک کے لوگوں کے اوپر رحم کریں۔ پی ڈی ایم جو عوام کی تحریک بننے کی دعوے دار ہے، عوام کے مسائل لے کر سڑکوں پر آئی ہے، اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ قومی اسمبلی کے اجلاس کو ریکوزیٹ کرنے کا فیصلہ کرے۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔